मैडम आप स्टार्ट कर लीजिए आप। Thank you. Good morning, everyone. So in the last class, we started with the second unit, Employees State Insurance Act 1948. Due to some technical reasons, class had stopped, so we will continue. We were doing the definitions. So I'll give a quick recap of the definitions. आपके कुछ doubts थे, वो देख लेंगे, ठीक है? So हमने appropriate government discuss किया था. Mainly वो central government होती है, state government हो सकती है, बाकी सब establishments के लिए other than railways, ports, mines and oil fields. राइट देन कंट्रीब्यूशन किया था जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई पे करेंगे अपने ईएसआई फंड में. यू आर आस्किंग ईएसआई क्या है? इट इज जस्ट द शॉर्ट फॉर्म आई एम यूजिंग फॉर एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है? देन डिपेंडेंट्स हमने पढ़े थे कि एक पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, वो इंश्योर्ड थे, तो उनको वो इंश्योरेंस फंड का पैसा देने के लिए हु ऑल आर कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट्स. सो वी हैड डिस्कस्ड दिस एट लेंथ दैट हु ऑल कैन बी द पार्ट ऑफ द डिपेंडेंट्स. फाइन. देन एम्प्लॉयमेंट इंजरी हमने डिस्कस किया था कि इंजरी शुड बी मस्ट बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द person he was working in the factory or the establishment and he some accident occurred or he got some disease or something. ठीक है, तो हमने इसमें टाइप्स ऑफ इंजरी किया था. एम्प्लॉयज कौन कौन होते हैं? डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो सकता है, इनडायरेक्टली थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर या इमीडिएट एम्प्लॉयर उसको कहते हैं इस एक्ट में, वो हो सकता है. टेम्पररी हायर भी हो सकता है, लेकिन अप्रेंटिस एक्ट में जो हमने कहा था कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट में ट्रेनिंग पीरियड स्पेसिफाइड है. तो उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए अगर कोई है, देन दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉई. एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉई था जिनको कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना है. फिर फैमिली भी जो डिपेंडेंट्स में आएंगे इंश्योर्ड पर्सन के, उनमें कौन कौन कवर होते हैं? उनके स्पाउस, उनके चिल्ड्रन जो माइनर हैं, या डॉटर्स एंड सन्स में कौन कब तक आता है, पेरेंट्स में कौन आता है. सो वी हैड डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस. फैक्ट्री का मीनिंग क्या है? यहाँ पे somebody has raised a question कि with the aid of power and without the aid of power का क्या मतलब है? It simply means electricity or without electricity. Electricity को power भी तो कहते हैं. Aid of power, using power with the help of power. फैक्ट्री चल रही है, या फिर कोई मैनुअल वर्क वाली काम है जिसमें पावर की जरूरत नहीं, वैसा कुछ हो रहा है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई एस्टैब्लिशमेंट है अगर, ठीक है? सो दैट इज अ फैक्ट्री. विद द एड ऑफ पावर 10 or more people should be working, and without है तो 20 or more people should be working in that establishment or factory. तो उसको फैक्ट्री के डेफिनेशन में हम काउंट कर लेंगे. माइंस और रेलवे शेड्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है. तो हमने आफ्टर दैट हमने किया था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग टू प्रिपेयर, मेक, मैन्युफैक्चर और सेल एन आर्टिकल, डिस्पोज ऑफ, ट्रांसपोर्टेड. उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये सारी हमने एक्टिविटीज़ की थी. मेकिंग एनीथिंग, पंपिंग ऑयल, वाटर, जनरेटिंग पावर, printing or bookbinding, constructing anything related to ships or vessels, या cold storage activities भी all form part of the manufacturing process. Then we discussed wages में क्या क्या आता है. All the remuneration which is paid or payable to the employee, उसमें उनकी leaves वगैरह मिला के सब कुछ regularly जो उसको salary मिल रही है total, उसमें उसको हम wages कहते हैं. इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है किसी भी फंड में हो, प्रोविडेंट फंड में है, पेंशन फंड में है, इंश्योरेंस ईएसआई फंड में है, सो दैट इज अदर दैन ऑल द अदर वेजेस. इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आता, इसमें ग्रेचुइटी नहीं आती है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था अलग अलग तरह का डिसेबलमेंट, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से एम्प्लॉयर इज नॉट एबल टू वर्क लाइक ही वाज डूइंग अर्लियर. तो परमानेंटली अगर प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन पार्शियल है कि काम कर सकते हैं लेकिन पहले जितना नहीं कर सकते, वो होता है परमानेंट पार्शियल. उसमें से रिड्यूसिंग ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी हो रहा है. एक होता है टोटल डिसेबलमेंट, वो बिल्कुल भी अब काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे एक्सीडेंट के पहले कर सकते थे. ही हैज बिकम टोटली इनकैपेसिटेटेड, दैट इज टोटल डिसेबलमेंट. सिकनेस, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है, so that is that is sickness, temporary disablement. मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है जिसकी वजह से अभी के लिए काम नहीं कर सकते, ठीक है? देन सीजनल फैक्ट्री पूछा था आपने. सीजनल फैक्ट्री और अनसीजनल फैक्ट्री की सीजनल फैक्ट्रीज इंक्लूड नहीं करते हैं. तो एक्ट में बोला कि सीजनल फैक्ट्री क्या है. आई गिव यू एग्जांपल्स कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ कुछ मंथ्स के लिए ही जिन चीज़ों की होती है तो वो होता है. तो एक्ट में क्या है? इट इज़ अ फैक्ट्री विच इज़ एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस: cotton ginning, cotton jute pressing, decortication of groundnuts, manufacture of coffee, indigo, lac, rubber, sugar. तो मतलब कॉटन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, जूट है, ग्राउंडनट्स या पीनट्स, कॉफी, इंडिगो, लैक, रबर, शुगर, इसमें गुड़ भी इंक्लूडेड किया है. टी और एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
which is incidental to or connected with any of the aforesaid processes. कौन से processes देखते हैं? Engage for a period not exceeding 7 months in a year. गवर्नमेंट ने बोला मतलब कि सीजनल फैक्ट्री वो है जो लेस देन 7 मंथ्स काम कर रहे हैं, उनको सीजनल की कैटेगरी में डाल दिया है। और उनका काम क्या है? ब्लेंडिंग, पैकिंग और रीपैकेजिंग ऑफ टी और कॉफी, या फिर जो भी ऊपर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बताए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके इनको बढ़ा भी सकते हैं, इनमें से कोई हटाना है वो हटा सकते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सीजनल फैक्ट्री। आई होप डेफिनेशन से रिलेटेड जो डाउट्स थे अब क्लियर हो गए हैं, अदरवाइज वी विल टेक देम अप इन सम टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ESI कॉर्पोरेशन। अब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को एडमिनिस्टर करने के लिए पूरी स्कीम को एक ESI कॉर्पोरेशन बनाई गई 1948। Who all are included in this? एक चेयरमैन बनाया जाता है, एक वाइस चेयरमैन, यूनियन टेरिटरीज का हर यूनियन टेरिटरीज से एक रिप्रेजेंटेटिव पैनल में बिठाते हैं, नॉट मोर देन 5 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन वैसे इन सब का अप्रूवल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने भी एटलीस्ट नहीं मैक्सिमम 5 अपने खुद के ऑफिसर्स भी उसमें बैठते हैं। Other than that, there are 10 people who represent employers of establishments to which the schemes apply. ये जैसे हमने पेंशन फंड में और प्रोविडेंट फंड में भी किया था कि उनकी जो कमिटीज हैं उसमें ऐसे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस से गवर्नमेंट कम्युनिकेट करती है एंड वहाँ से बोलते हैं आप अपने 10 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजो, उनको हम ESI कॉर्पोरेशन में भी बिठा रहे हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयज में भी होता है, जैसे कोई इंडस्ट्रियल बॉडीज होती हैं अलग अलग किसी भी लेवल पे हो सकती हैं, उनसे द सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेट्स विद देम। सिमिलरली फॉर द एम्प्लॉयज एज वेल, कोई लार्ज स्केल पे प्रोमिनेंट कोई एम्प्लॉय यूनियंस हैं तो उसमें से, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, 10 पीपल रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स जिस पर ESI स्कीम एप्लीकेबल है। सो ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो इंक्लूडेड ऑन द पैनल ऑफ ESI कमिटी। अब उसके अलावा देर आर 2 persons representing medical profession appointed by the central government in consultation with the medical organizations. अब पहले तो employers, employees, central government, chairman, vice chairman सब हो गए। Now what is the new thing here is the medical professionals भी 2 लोग बिठा रहे हैं। इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी किसी भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करके। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं या किसी हॉस्पिटल्स की बॉडी जो होती हैं, एनी ऑफ दैट। 3 MPs, 2 should be the members of Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha. मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी लेने हैं 3, उसमें से कह रहे हैं एटलीस्ट 2 लोकसभा के होने चाहिए और 1 राज्यसभा से होना चाहिए। उसके अलावा 1 person फ्रॉम ईच स्टेट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन। फाइनली एक डायरेक्टर जनरल भी बना दिया है कॉर्पोरेशन का। सो यू कैन सी कितने सारे इस कमिटी के लोग हो जाएंगे, हर यूनियन टेरिटरी का, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, फिर एक डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, देन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 ऑफिसर्स हैं, 10 ऑफिसर्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के भी आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव रिप्रेजेंटेशन, अ से टू एवरीबॉडी जिनको ESI से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देन टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? 4 साल, 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। 4 साल लैप्स होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अगर किसी का रिन्यू करना है तो रिन्यू कर देते हैं, वरना मेंबर्स का री-इलेक्शन होता है कि अब कौन से नए मेंबर्स बनेंगे। Okay, so that is the term of office. The next is powers of the ESI corporation. Now what are their powers? They employ staff of officers and servants as necessary under the rules of central government. ESI पे maximum जो rules हैं, appointments हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, वो दैट इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क। उसके अंदर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ कुछ काम कैसे करने हैं जो आगे भी देखेंगे, उसमें कुछ चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट को भी लिबर्टी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो लेकिन जो स्टाफ और ऑफिसर्स, अब ये तो मेंबर्स हैं मेन कमेटी के, लेकिन जो ESI कॉर्पोरेशन का पूरा काम संभालने की चीज़ है, उसके अंदर बाकी भी जो स्टाफ, ऑफिसर्स, सर्वेंट्स, जितने क्लर्क सब रखे जाएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय किया जाएगा। प्रमोट मेजर्स फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन्स एंड फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड re-employment of insured persons who have been disabled or injured. अब देखो मेडिकल प्रोफेशनल्स बिठाए हैं हमने, तो अब हम हेल्थ एंड वेलफेयर की बात हो रही है, तो ESI इज अबाउट व्हाट? इंश्योरेंस, स्टेट एम्प्लॉय, स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, उन इंश्योर्ड एम्प्लॉयज के लिए उनका हेल्थ और वेलफेयर के लिए और क्या मेजर्स ले सकते हैं, वो सब ESI डिसाइड करेगा।
और जैसे हमने बोला कि डिसेबलमेंट हो जाती है, राइट, परमानेंट डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट, जो हमने सारे डिस्कस किए. नाउ एन एम्प्लॉय नीड्स टू रिकवर फॉर दैट. तो अब इसके लिए भी ESI कॉर्पोरेशन कैन सजेस्ट द मेजर्स कि उनको ठीक, उनका रिहैबिलिटेशन, उनको ठीक कैसे किया जाए, फिर उनको रीएम्प्लॉय कब किया जाए, व्हेन मेडिकल प्रोफेशनल्स की एडवाइस ली जाएगी जो पैनल में, कि अच्छा नाउ दे आर हेल्दी इनफ टू ज्वाइन इन अ पार्शियल कैपेसिटी और कंप्लीट कैपेसिटी वंस अगेन. क्योंकि पहले उन्होंने दे वर डिसेबल्ड टेम्पररीली या परमानेंटली, या दे गॉट इंजरीज. तो इस केसेस में क्या है, वो इंश्योर्ड पर्सन्स की रीएम्प्लॉयमेंट और रिहैबिलिटेशन कब करना है, कैसे करना है. तो जो हमने मेडिकल ऑफिसर्स बिठाए हैं पैनल में, बाकी जो representatives हैं, they will decide on all of those things. Appoint regional boards, local committees, and regional and local medical benefit councils and delegate them powers and functions. अब देखो, ESI कॉर्पोरेशन तो बना दी एक सेंट्रल लेवल पे, लेकिन हर स्टेट लेवल पे एक लोकल बॉडीज में भी अलग अलग रीजनल कमिटीज, लोकल कमिटीज और मेडिकल काउंसिल्स बनाई जाएंगी. अब उन सबको ESI बनवाएगा एंड उनको कुछ ना कुछ पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस भी दिए जाएंगे. We'll discuss about medical benefit councils after this topic. Acquire and hold property, movable and immovable, and sell or transfer the same. ESI कॉर्पोरेशन को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना, ऑफिस खरीदना है, एसेट्स खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल यानी कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई पैटेंट, कॉपीराइट, कुछ भी हो सकता है. They want to buy or sell any of that, they have the power to do that. Next is invest money which may not be immediately required. ESI फंड में जो पैसा आता है, उस मनी को इन्वेस्ट कैसे होगा, या फिर कोई भी, जैसे प्रॉपर्टी बाय एंड सेल की है तो कोई प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हो रहे हैं, तो ESI कॉर्पोरेशन हैज द पावर टू डिसाइड कि कब और कैसे कितना इस पैसे को इन्वेस्ट करना है. Raise loans and take measures for discharging the loans. ESI कॉर्पोरेशन भी लोन्स ले सकती है गवर्नमेंट से या कहीं से भी, बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एंड अकॉर्डिंगली उनको रिपे भी करने होंगे वो लोन्स. कॉन्स्टिट्यूट प्रोविडेंट और एनी अदर फंड फॉर द स्टाफ. ESI हमने जब प्रोविडेंट फंड पढ़ रहे थे या पेंशन फंड पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था ना कि कहाँ पे एग्जेम्पशंस हैं, कि अच्छा सिमिलर फंड किसी और स्कीम के अंडर चल रहा है, तो दे डू नॉट नीड अ सेपरेट अंडर द EPF एक्ट एंड सो ऑन. तो वो इन सब के थ्रू होता है. जो सिमिलर फंड्स की बात हो रही है, एक तो प्राइवेटली बना सकते हैं, उसके अलावा अगर मान लो ESI कॉर्पोरेशन में ही एम्प्लॉयर ने सबका बनवा दिया है फंड, तो वो पावर भी ESI कॉर्पोरेशन दे सकती है. अपॉइंट इंस्पेक्टर्स एज इट थिंक्स फिट विद इन द लोकल लिमिट्स. जो हमने लोकल बॉडीज, लोकल कमिटीज, रीजनल मेडिकल काउंसिल्स और ये सब बनाए हैं, उन सब के लिए एक एक अपॉइंटमेंट होगी, एक इंस्पेक्शन करने के लिए रेगुलरली इंस्पेक्टर्स की, एंड इट शुड फिट विद इन द लोकल लिमिट्स. Duties of the ESI corporation. What are their duties? Frame a budget every year showing the probable receipts and expenses for approval from the central government. अब हमने जितने सारे खर्चे देखे, लोन्स ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोगों की अपॉइंटमेंट करनी है तो उनकी सैलरीज भी देनी होंगी. So the ESI corporation, the जो कमिटी है, they will prepare a whole budget. They will see कि what are their expected revenue and expenses, and वो वाला जो बजट है हर annually उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना होगा. मेंटेन करेक्ट अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज प्रिस्क्राइब. तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर बजट तो बना लिया, फिर जो एक्चुअल जो होंगे हर साल के, उनके अकाउंट्स बनाए जाएंगे. उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो भी होंगी कि ESI कॉर्पोरेशन को ऐसे करना है, दे विल प्रिपेयर देम, एंड देन दीज अकाउंट्स विल बी ऑडिटेड बाय द CAG वंस अगेन, जो गवर्नमेंट की हाईएस्ट ऑडिटिंग बॉडी है. CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके पास ESI कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स भेजे जाएंगे ऑडिट के लिए. ऑडिट यानी कि वो सब कुछ पूरा चेक करेंगे थॉरली. देन नेक्स्ट इज सबमिटिंग एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक ऑडिट रिपोर्ट बन गई, बजट बन गई, अकाउंट्स बन गए, एक एनुअल रिपोर्ट भी बनेगी. सारी एक्टिविटीज जो ESI कॉर्पोरेशन ने उस साल में की, वो दैट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, जो उनकी जितने भी पावर्स और फंक्शंस हैं, एनीथिंग दैट दे हैव डन रिलेटेड टू दैट. देन the annual report, the audited accounts by the CAG, and the comments of the ESI corporation with the budget is presented in the parliament. आपने देखा ना कि कमेटी में 3 MPs भी बिठाए हैं, तो अब इसीलिए बिठाए हैं क्योंकि इनके जो जितने भी अकाउंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक
CAG की रिपोर्ट है और ESI की खुद की भी रिपोर्ट है. All of these things will be presented finally in the parliament. Valuation of assets and liabilities by valuer appointed by the central government at intervals of 5 years. ESI corporation अपने जैसे हमने डिस्कस किया कि they can acquire assets, they can have loans, तो उनके जितनी भी assets और liabilities होंगी हर 5 साल में उनका revaluation किया जाएगा. वो revaluation एक valuer जो भी accounts person appoint होगा वो central government करेगी और इसकी report भी finally ESI corporation has to prepare and submit. Okay. Next is standing committee. जो हमने किया that is an ESI corporation. ठीक है. उसके जो पावर्स हैं उसमें क्या काम होता है. अब एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनती है ESI कॉर्पोरेशन के बाद. उसमें क्या है, एक चेयरमैन बनेगा, 3 मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, मतलब जो ESI कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स थे ना इतने सारे, उसमें से 3 मेंबर्स यहाँ पे भी अपॉइंट होंगे. स्टेट गवर्नमेंट्स के जो हर स्टेट का वहाँ पे मेंबर बन रहा है वो भी उसमें से 3 स्टैंडिंग कमेटी में भी अपॉइंट होंगे. ठीक है. इनके अलावा 8 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन. ESI कॉर्पोरेशन से ही स्टैंडिंग कमेटी में 8 और लोग उनके अलावा अपॉइंट होंगे. लेकिन जो फर्स्ट 3 हैं, चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट्स, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके अपॉइंट किया जाएगा. 8 मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, इनको ESI कॉर्पोरेशन खुद भेजेगा. प्लीज डोंट नॉट गेट कंफ्यूज्ड. इसमें स्टैंडिंग कमेटी में जो सारे मेंबर्स आ रहे हैं वो ESI कॉर्पोरेशन से आ रहे हैं. ठीक है. लेकिन वो सारे नहीं आ रहे हैं, 2-2, 3-3 हर कैटेगरी में से डाल रहे हैं. ठीक है. Now 3 members from the corporation representing employers, जैसे ESI कॉर्पोरेशन में था that वहाँ पे employers के 10 representative हैं, यहाँ पे 3 है. वहाँ पे employees के भी 10 हैं, यहाँ पे 3 है. मेडिकल प्रोफेशन के वहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 है. और पार्लियामेंट से वहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है. ठीक है. So you can say standing committee is at a smaller scale than the ESI corporation because ESI corporation तो overall सब कुछ देखने के लिए है. स्टैंडिंग कमेटी उसके अलावा दूसरे फंक्शंस के लिए छोटे छोटे नाउ डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैज बीन डन, तो वन ऑफ देम सम ऑफ देम हैव बीन गिवन टू द स्टैंडिंग कमेटी. एंड लास्ट में एक आता है इसमें डायरेक्टर जनरल, जैसे आपकी ESI कॉर्पोरेशन में भी था. टर्म ऑफ मेंबर्स, टर्म ऑफ ऑफिस ESI कॉर्पोरेशन के इसमें 4 साल थे, यहाँ पे हैं 2 साल. एंड हियर दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द इलेक्शन ऑफ द सक्सेशन मेंबर इज नोटिफाइड. यानी कि नेक्स्ट जो मेंबर आने वाला है उनकी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाती है तब तक पुराना मेंबर ही बने रहेंगे. A member ceases to be member of the standing committee when he ceases to be a member of the ESI corporation. मान लीजिए किसी ने ESI कॉर्पोरेशन में से लीव कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टैंडिंग कमेटी में से भी निकल जाएंगे. क्योंकि आपने देखा ना जितने मेंबर्स हैं सारे ESI से ही आ रहे हैं, ESI कॉर्पोरेशन में से ही स्टैंडिंग कमेटी में आ रहे हैं. तो अगर कोई ESI कॉर्पोरेशन छोड़ रहा है यहाँ वहाँ पे उसका टेन्योर खत्म हो गया, तो यहाँ से भी ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा. He will cease to be a member of the standing committee as well. Now, powers of the standing committee, क्या क्या powers मिली हैं इन्हें? Administer the affairs of the corporation and exercise powers and functions of the corporation subject to general superintendence and control. अब कॉर्पोरेशन जो काम कर रही थी, अब यहाँ पे जहाँ कॉर्पोरेशन लिखा है वहाँ पे ESI कॉर्पोरेशन का मतलब है, कोई न्यू कॉर्पोरेशन नहीं आ रही है. ठीक है. नाउ तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी कुछ एक्टिविटीज और पावर्स जो उनको मिली हैं कॉर्पोरेशन का काम के साथ करने के लिए वो कर सकते हैं सब्जेक्ट टू जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेशन. यानी कि यहाँ पे सुपीरियर अथॉरिटी कॉर्पोरेशन की ही बनी हुई है. Submit all the cases and matters specified in regulations for the consideration and decision of the corporation. जितने भी प्रॉब्लम्स, कोई केसेस, कोई भी मैटर्स आ रहे हैं जो गाइडलाइंस में लिखे हुए हैं रूल्स, उनके हिसाब से तो उसका जो डिसीजन है लेगी कॉर्पोरेशन ही. लेकिन उन सबके जो केस बनेंगे, कोई भी पूरी डिटेल्स गाइडलाइंस बनेंगी, उनको स्टैंडिंग कमेटी भेजेगा कॉर्पोरेशन के पास. ठीक है. सबमिट एनी अदर केस और मैटर फॉर द डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन. और भी कुछ भी ESI से रिलेटेड कोई भी आता है स्टैंडिंग कमेटी के पास किसी भी रीजनल काउंसिल से या कमेटी से, तो उनको स्टैंडिंग कमेटी फॉरवर्ड करेगी कॉर्पोरेशन को, ESI कॉर्पोरेशन को. ओके. The next is Medical Benefits Council. अब Medical Benefits Council, I'll take your doubts till here. Standing Committee तक, Standing Committee ESI Corporation और definitions में अगर कोई doubts हैं तो उसके बाद I will proceed further.
Okay, there are a lot of doubts. EPS early pension can be claimed after 50 years, but before 58 years. It is subject to discounting factor at the rate of 4% for every year falling short of. Please explain the discounting factor here with an example. Okay, ये हम इस टॉपिक की बात करेंगे. Next is भारत भूषण shops. Why are you again and again discussing about the books? आप तब अगर आपको बुक नहीं मिल रहा तो आप पीपीटीज में से पढ़ लो, और जो आपको रीडिंग मटेरियल जब भी मिल जाएगा उसमें से पढ़ लेना. तब तक पीपीटीज में से तो पढ़ो, या आपको इंटरनेट पे और कोई सोर्सेज मिल रहे हैं. ये लॉ है, लॉ विल नॉट चेंज इन एनी बुक. व्हाट इज CAG? CAG इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. This is the central, this is the highest authority of, it's a central government body, it is the highest authority जो ऑडिटिंग देखते हैं. तो सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज और PSUs हैं उनका तो ऑडिट करते ही CAG है, मतलब CAG के सबऑर्डिनेट्स करते हैं. व्हाट एंड उसके अलावा जो भी, जैसे ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है ESI, तो उनके फंड्स ऑडिट के लिए उनके अकाउंट्स जाते हैं. तो CAG इज लाइक द सेंट्रल हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द गवर्नमेंट सिस्टम, जो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन देखते हैं गवर्नमेंट का भी. और कोई भी डिस्प्यूट आती है हाईएस्ट लेवल तक, चाहे वो कोर्ट में भी आ जाए, तो वहाँ पे CAG का पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाता है. CAG is the Controller and Auditor General of India. It is the highest authority for auditing and accounting purposes. इसके अलावा बाकी खुद भी रीड करना. What kind of question is this? Theory subject है या numerical? You are doing industrial law. आपका जो पेंशन फंड का क्वेश्चन है वो हम ये टॉपिक खत्म करने के बाद करेंगे साहिल. ओके, आई जस्ट यहाँ तक इस टॉपिक में पहले मैं आई टेक अप द डाउट्स फर्स्ट. ओके, स्टैंडिंग कमिटी हमने कंप्लीट कर लिया. द नेक्स्ट इज मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल. सॉरी, ओके, अब हमने बोला कि एक ESI कॉर्पोरेशन में अथॉरिटी है that they can constitute regional level पे, local level पे standing committees, ESI committees and benefits councils. तो उसमें हमने 2 medical professionals भी हैं हमारे ESI corporation में. Why that has been done? जो employee state insurance scheme है, it's about insurance. employee को during the course of employment कोई problem आ रही है, इस वजह से कर रहे हैं, right? तो अब उसके लिए अब उन्होंने medical benefits council भी बनाई है. मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल के लिए क्या बनाया है कि उसमें भी एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज बनाएंगे जो एक चेयरमैन बनेंगे, एक डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल फॉर हेल्थ सर्विसेज बनेंगे, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कॉर्पोरेशन से ही यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा. देन एम्प्लॉयर्स के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयज के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स, और एक यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं. देखो, क्योंकि मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल है तो यहाँ पे 3 मेडिकल प्रोफेशनल्स बिठा रहे हैं, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अ वुमन. Okay, and then finally one member from each state. मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल में यूटीज के लिए अलग से भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिया है, स्टेट्स का हर एक मेंबर लिया है. ठीक है, ऑल ऑफ दीज पीपल फॉर्म पार्ट ऑफ द मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल. नाउ टर्म ऑफ ऑफिस इनका भी 4 साल का है. अब देखो, लेकिन इसमें ना थोड़ी कैटेगराइजेशन है. जो एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6, इन सबका फिक्स टेन्योर है 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट. डेट जब भी नोटिफाई होगी उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन अप्रूव करेगी. देन एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, all 7 categories will continue to hold office until the election of the succession member is notified. Okay, tenure of the director general, deputy director general and state government members is as per the decision of the government. यानी कि जो टॉप अथॉरिटी है मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल की, डायरेक्टर जनरल, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट का जो एक मेंबर है, उन सब की इलेक्शन कब करनी है, कितने टाइम तक वो लोग बने रहेंगे काउंसिल में, वो डिसाइड होगा बाय द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल. सो व्हाट द मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल डज, they advise the corporation and the standing committee on matters relating to medical benefits, certificate for granting benefits and other related matters. Employees
से रिलेटेड कोई भी जो इश्यूज आएंगे कि जब डिसेबलमेंट हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है या सिकनेस है, तो उस केस में वो लीव्स लेंगे या जो भी बेनिफिट्स क्लेम करेंगे, तो उसके लिए कॉरपोरेशन तो फाइनल डिसीजन लेगी। लेकिन स्टैंडिंग कमिटी, हम कह रहे थे ना कि स्टैंडिंग कमिटी के पास मैटर्स आते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं। स्टैंडिंग कमिटी के पास मैटर्स आएंगे मेडिकल काउंसिल से। तो कोई भी एम्प्लॉय को मेडिकल बेनिफिट्स रिलेटेड कुछ है, कोई सर्टिफिकेट लेना है बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए, या इनसे चीज़ों से ESI से रिलेटेड कोई भी मैटर है, they will advise the corporation and the standing committee on those cases. In relation to complaints against medical practitioners in connection with medical treatment and attendance, तो medical practitioners जो हमारे doctors जो appointed हैं, उनको जो भी complaints आएंगी उससे किससे रिलेटेड, किसी भी एम्प्लॉय के मेडिकल ट्रीटमेंट या इंश्योरेंस से रिलेटेड या अटेंडेंस की वो मेडिकल रीजंस की वजह से एब्सेंट हैं या अब कम दिन आ रहे हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड जो भी एडवाइजरी, जो भी सजेशंस होंगे मेडिकल प्रोफेशनल्स के सारे यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल विल ओवरसी, वो सब भी देखेंगे वो। Perform other such duties in connection with the medical treatment and attendance as specified in the regulations. तो employees के या फैक्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट की किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड किसी भी एम्प्लॉय का कुछ है, तो उससे रिलेटेड जो भी अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज हैं या कुछ है, इट विल बी चेक्ड बाय द मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल। अब एडिशनल ड्यूटीज भी हैं उनकी कुछ। They will advise the ASI Corporation regarding constitutional setting up duties and powers of the regional and local medical benefits council. क्योंकि ये जो medical benefits council है एक सेंट्रल लेवल पे रहेगी, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ रूल्स बना दिए हैं, बाकी चीजें की अथॉरिटी दी है कि लोकल लेवल पे आपको जिससे ठीक लगे अपने पर्टिकुलर स्टेट में आप करो। तो अब एक रीजनल और लोकल काउंसिल्स भी बनेंगी मेडिकल काउंसिल्स, तो उनके लिए ये जो सेंट्रल मेडिकल काउंसिल है वो ESI कॉर्पोरेशन को कि अच्छा कितने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंबर्स कितना होना चाहिए, क्या उनकी पावर्स और ड्यूटीज होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे भी वो उनको एडवाइजरी देंगे अपनी। द सेकेंड इज द एडवाइज द ESI कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स employed for the purpose of medical benefits under the act. What they are saying is कि जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो आपने डॉक्टर्स अपॉइंट करे हैं अपनी सारी काउंसिल्स में, तो उनका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट जो एथिक्स हुए कि व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देम, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, उसके वो भी फ्रेमवर्क एक बनाया जाएगा एंड ESI कॉर्पोरेशन को वो उसके सजेशंस देंगे। फाइनली अप्रूवल तो ESI कॉर्पोरेशन ही देगा उनके लिए। Then we will also recommend to the ESI Corporation regarding scale and nature of medical benefits provided at hospitals, clinics, dispensaries, etc. and the nature and extent of medicines, staff and equipment to be maintained. तो अब जो ये रीजनल लेवल पे काउंसिल्स बन जाएंगी छोटी छोटी, अब उनको इक्विपमेंट चाहिए वहाँ एक जो अगर किसी हॉस्पिटल के टाई अप में हो रहे हैं मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के थ्रू या जो भी उन्होंने डेजिग्नेटेड क्लिनिक्स बनाए हैं, तो वहाँ पे मेडिसिन की स्टफ सप्लाई, इक्विपमेंट जो भी चाहिए मेडिकल इक्विपमेंट, स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, द स्केल एंड नेचर ऑफ ऑल दोज बेनिफिट्स, उसके सजेशंस भी दिए जाएंगे। मेडिकल फॉर्मुलरी फॉर यूज फॉर द मेडिकल बेनिफिट्स अंडर द एक्ट, जो भी मेडिकल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेडिसिन होगी, फार्मेसी से रिलेटेड जो वो सब चीज़ें भी एक्ट ESI कॉर्पोरेशन को सजेशंस देंगे वो। मेडिकल सर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग प्रोसीजर and form for such certification, returns, registers and other medical records. अब जैसे किसी एम्प्लॉयर ने छुट्टी पे जाना है अपनी सिकनेस की वजह से या फिर उनको इंजरी हो गई है तो पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, तो उन सब चीज़ों इस किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी तो इसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इसका ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, सर्टिफिकेट्स इशू, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होगा, उनकी मेडिकल पेपर्स जो भी हैं, हिस्ट्री है और रिकॉर्ड्स में उनका जो जो बनाया जाएगा वो सारी फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उस सब के सजेशंस भी मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल देगी ESI कॉर्पोरेशन को। And finally, the measures undertaken for the improvement of health and welfare of the insured people and the rehabilitation and reemployment of insured persons, disabled and injured. वो जो ESI कॉर्पोरेशन के भी पावर्स में था ना ये, तो उसके सजेशंस देखो मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल दे रही है कि जो आपके इंश्योर्ड एम्प्लॉइज थे उनके हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए हम क्या क्या और कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स वी कैन टेक, और जो
इंजरी हुई है जिन एम्प्लॉयज़ को या जो डिसेबलमेंट हुआ है उनको एम्प्लॉयमेंट पे वापस कब लाना है, उनकी रिकवरी के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए हमें क्या क्या करना है, कितना टाइम का रिकवरी पीरियड देना है, कितने लेवल ऑफ अगर पार्शियल डिसेबलमेंट हुई है तो कितने लेवल ऑफ बोल रहे थे ना अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो कितनी कैपेसिटी पर उन्हें काम दिया जाएगा ताकि उनके लिए मेडिकली प्रॉब्लम ना करे और वो काम भी कर सकें। तो इन सब चीज़ों के सजेशंस की गाइडलाइंस कितना कितना स्केल पे कितना क्या होना चाहिए, मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल विल सजेस्ट टू द ESI कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने कहा था कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों को देना होता है। ओके, तो व्हाट आर द प्रोविजंस? All employees in the factories and establishment to which the act applies will be insured in the manner prescribed. तो जिनको एप्लीकेबिलिटी हमने जो स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में स्टडी की थी उन सब के ऊपर ESI एक्ट अप्लाई होता है, तो उनके सारे एम्प्लॉयज जो हैं कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयर्स भी करेंगे, बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज हैव टू मेक कंट्रीब्यूशन पेबल अंडर द एक्ट टू द ESI कॉर्पोरेशन, क्योंकि जो ESI कॉर्पोरेशन के पास जो पैसा जा रहा है वो उस फंड को क्रिएट करता है एंड अकॉर्डिंगली डिस्बर्समेंट होती है जब भी द सिचुएशन अराइजेस। All contributions and money received under the act all contribution and money received under the act will be paid into a fund called employees state insurance fund. तो जितने भी जो contributions collect होंगे, contributions employer and employee both will contribute और fund का नाम है ESI fund, employee state insurance fund। इसका authority कौन है? held and administered by the ESI corporation। अब रेट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे 4.75% ऑफ द वर्कर्स वेजेस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे 1.75% ऑफ हिज ओन वेजेस। ठीक है, ये वेजेस के अलावा है। एग्जेम्पशन किसे मिली है? नो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विल बी पेबल इफ द एम्प्लॉयज डेली वेजेस ड्यूरिंग अ पीरियड आर बिलो द वेजेस प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मिनिमम वेज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बताई है इंडस्ट्रियल लॉज में, अगर किसी भी एम्प्लॉय की वेज उससे कम हो गई, डेली वेज किसी भी दिन कम हो गई, तो उस टाइम पीरियड के लिए जो एम्प्लॉय है उनको अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, एम्प्लॉयर देंगे। ESI और फंड में एम्प्लॉयर देंगे, लेकिन अगर उनकी मिनिमम वेज से कम चली गई एम्प्लॉय की वेज, तो एम्प्लॉय से वो जो 1.75% है वो नहीं लेंगे। ठीक है ना, contribution payable for each period shall become due on the last day of the wage period। मान लो वेज पीरियड यहाँ पे कुछ भी ले सकते, कितने पीरियड्स में कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है, आई जस्ट टेल यू नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन क्या कह रहे हैं, ड्यू डेट जो है, जैसे महीनों हर महीने की लास्ट डेट पे उनको अगर वेजेस मिलती हैं तो जो कंट्रीब्यूशन भी है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस दिन ड्यू दिखा देंगे। If the employee was employed under 2 or more employers during the same period, the contribution will fall due on days as may be specified। क्या कह रहे हैं कि उसी सेम पीरियड में एम्प्लॉय के डिफरेंट एम्प्लॉयर्स थे, वो कैसे हो सकते हैं? मान लो उन्होंने कोई कंपनी छोड़ के, एक फैक्ट्री छोड़ के दूसरी फैक्ट्री में काम ले लिया था और 2 महीने बाद एक और किसी फैक्ट्री में काम ले लिया था। ठीक है, तो क्या है, उन्होंने लीव कर दी ना अपनी जॉब, तो क्या है उनके कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कैसे कैलकुलेट होंगे, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। उनकी अलग से कैलकुलेशन है, वो जिसका केस आएगा वो उनको तब ऑर्डर्स दिए जाएंगे। If any contribution is not paid by the principal employer on the due date, he shall be liable to pay a simple interest at the rate of 12% per annum or at rates as may be specified, provided that the rates will not exceed the bank lending rate। क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ड्यू डेट हो गई, अब कंट्रीब्यूशन पे करना है। अब क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का जो फंड में कंट्रीब्यूशन है, पे तो वो एम्प्लॉयर ही करेंगे, वो 1.75% वो वर्कर की वेज में से एडजस्ट करके देंगे, लेकिन देंगे जो सबमिट करना है ESI कॉर्पोरेशन में वो एम्प्लॉयर ही करेंगे। इफ दे फेल टू डू दैट, कि जो भी लास्ट डेट होती है अगर उन्होंने तब तक नहीं किया, तो 12% पर एनम के रेट पे उस पर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा जो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। ठीक है, ये रेट बढ़ भी सकता है, लेकिन इट विल नॉट एक्सीड द बैंक्स लेंडिंग रेट। जो स्टैंडर्ड कमर्शियल बैंक्स का हमारे कंट्री में लेंडिंग रेट होगा, कि लोन्स का जो ये रेट होता है स्टैंडर्ड, नॉट एनी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ लोन, तो वो लेंडिंग रेट
उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए ये जो सिंपल इंटरेस्ट है। ये एक तरह से पेनल्टी, एक फाइन है ये, कि आपने टाइम से पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लगा के देना पड़ेगा उस पर, तो वो 12% पे देंगे। The next is the total amount of contribution, both the employers and employees, is to be deposited in cash, check or DD with the designated scheduled banks. अब क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको सबमिट करना है, कहीं ना कहीं पे डिपॉजिट करना है। वो आप कैश में दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकता है। तो ये एम्प्लॉयर सबमिट करेगा किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, जो भी गवर्नमेंट ने बोला कि जो ESI कॉर्पोरेशन ने बोला, ऑथराइज बाय ESI कॉर्पोरेशन, क्या ये पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ बैंक्स में से किसी में भी जाके आपका जो कंट्रीब्यूशन है ESI का वो आप सबमिट कर सकते हो ऑन और बिफोर 21st ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच द वेजेस बिकम ड्यू, यानी कि नेक्स्ट अगले महीने की 21 तारीख तक या उससे पहले उनको ये ESI फंड का कंट्रीब्यूशन सबमिट करके आना है, डिपॉजिट करके आना है। द मंथ इन विच द वेजेस बिकम ड्यू, सो मान लीजिए एम्प्लॉय की जो वेजेस हैं अक्टूबर की 31 अक्टूबर को ड्यू हो जाएंगी, तो अब उस अक्टूबर का जो ESI का पैसा है उनको 21 ऑफ नवंबर से पहले डिपॉजिट करना है। The contribution is deposited in the account of the employee state insurance fund. हाँ, ESI फंड में पैसा जाता है, ESI कॉर्पोरेशन ने बोला है, तो जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं, उनमें से किसी की भी ब्रांच में जाके एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज दोनों का कंट्रीब्यूशन ESI फंड का डिपॉजिट करने की एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। ठीक है, अब पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? कंट्रीब्यूशन का जो पीरियड है ना, हर महीना पैसा तो जमा होगा, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट ने 6-6 महीने में डिवाइड कर दिए। क्या कह रहे हैं? देयर विल बी 2 periods of 6 months each and corresponding benefits periods are also of 6 months. क्या कह रहे हैं? एक बेनिफिट पीरियड बनाया 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 6 महीना। ये जो 6 महीने का कंट्रीब्यूशन है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट जो क्लेम करेंगे वो नेक्स्ट ईयर होगा 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, यानी कि 1 से 30 सितंबर अप्रैल से लेके सितंबर तक के बीच में 6 महीने का जो कंट्रीब्यूशन है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स पीरियड जो अप्लाई होगा, वो जो कंट्रीब्यूशन पे हुआ है 6 महीने का, वो अप्लाई होगा 3 महीने बाद 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई भी क्लेम्स जो है। देन नेक्स्ट अक्टूबर से लेके मार्च तक फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर में, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च अगले 6 महीने का वो उसके 3 महीने बाद क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, तो बीच में एक गैप दे दिया है 3-3 महीने का दोनों में। और कंट्रीब्यूशन पीरियड जो है, जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, फिस्कल ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स हैं कि आप इस पीरियड का जो कंट्रीब्यूशन दिया उससे रिलेटेड मेडिकल बेनिफिट्स जो क्लेम करने होंगे वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहा है। देखो, जनवरी से जून, फिर जुलाई से दिसंबर। ओके, तो ऐसे गवर्नमेंट ने 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड्स बता दिए। The principal employer has to pay the employers and employees contribution for every employee directly by him or through a contractor. He's entitled to recover the employee's contribution by deduction from his wages. एक हमने हर बार जैसे EPF में भी, पेंशन फंड में भी हम कर चुके हैं ये सब चीज़ें, तो एक बोलते हैं कि एम्प्लॉयर के अंडर डायरेक्टली जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, या फिर होता है एक उसकी सब्सिडरी हो गई, या फिर एक उसका कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट के थ्रू एम्प्लॉयज आते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ESI का, इन सब चीज़ों का उनको देना है, फिर भी एम्प्लॉयर को वो कह रहे हैं उनको सबका देना होगा। और जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन जो 1.75% है वो आप उनकी वेजेस में से एडजस्ट करके दे सकते हो कि अच्छा, किसी मान लीजिए पर डे वेज है 1000 रुपीज़, तो उसमें से वो जो 1.75% है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उस टाइम पीरियड का हर महीने का वो कर सकते हैं एडजस्ट। A principal employer is entitled to recover contribution from the immediate employer for the employees employed through the immediate employer. क्योंकि जैसे मान लो ना कि बड़ी कंपनी है, उसका एक हेड एम्प्लॉयर है, ठीक है, कि सबसे हाईएस्ट ओनर बोल दो। इमीडिएट एम्प्लॉयर्स ने जो नीचे की छोटी छोटी सब्सिडीज या उसके ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स, ब्रांचेस मान लो, वो इमीडिएट एम्प्लॉयर्स हैं उनके। ठीक है, तो अब कई बार क्या है, एम्प्लॉयज तो उनके अंडर भी आएंगे इमीडिएट वालों के, तो वो बोल रहे हैं इट इज सिमिलरली जैसे कॉन्ट्रैक्टर के केस में है, वैसे ही होता है कंट्रीब्यूशन का काम, कि जो इमीडिएट एम्प्लॉयर है उनके अंडर जो जो एम्प्लॉयज आए हैं वो उनका एक रिकॉर्ड बनाएंगे, मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू हिम। उनका वो रजिस्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो हेड ऑफिस है उनको जाके दे देंगे,
बिफोर द सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेबल, यानी कि सेटलमेंट कब हो रही है, 21 से पहले सबमिट करना है ना, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सबमिट तो प्रिंसिपल ही करेगा, इमीडिएट एम्प्लॉयर को नोटिफाई करना है उससे पहले, वो कलेक्ट कर सकते हैं अपने वाले एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन और वो पे कर सकते हैं। उनको अगर पे कब करना है, इमीडिएट एम्प्लॉयर तब पे करेगा अगर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है कि अच्छा मेरा हेड ऑफिस के थ्रू भी जो कंट्रीब्यूशन जाना है 4.75% का, अगर वो भी उनको वो डिपॉजिट करवा दें, तब तो ईएसआई कॉर्पोरेशन के फंड में जाके बैंक में जाके इमीडिएट एम्प्लॉयर ही जाके कर देगा जो ब्रांच ऑफिस वाले पर्सन है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इमीडिएट और प्रिंसिपल के। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल या तो इमीडिएट एम्प्लॉयर से ले ले कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके एम्प्लॉयज के, और प्रिंसिपल फिर सारे का जाके सबमिट करवा देंगे, या फिर जो इमीडिएट एम्प्लॉय है वो ड्यू डेट से पहले ही उनके थ्रू जो एम्प्लॉयज आए हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एक लिस्ट बना के कि ये मेरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, ये इनका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड है और ये इनका कंट्रीब्यूशन है, ये सारी उनको वो पकड़ा दें बिफोर द सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पेनल्टी, सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। So in that is how the contributions operate. Okay, तो बाकी डाउट्स क्या हैं आपके? ईएसआई कमिटी एक्सप्लेन करनी है? ईएसआई कमिटी नहीं है, ईएसआई कॉर्पोरेशन है। अभी डिस्कस करती हूँ। इज मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल ओनली इन वन एंटायर कंट्री और इज इट अवेलेबल इन डिफरेंट स्टेट्स? डिफरेंट होंगी। एक बनी है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, हमने बोला ना एक लोकल या रीजनल काउंसिल्स बनाएंगे उनके अंदर। अभी अभी आपको दोबारा आई विल रिकैप विद यू बुक्स। आप एक काम करो, फर्स्ट क्लास आपकी सिलेबस है जो आपका बीकॉम 5th सेमेस्टर, तो आपका पूरा सिलेबस क्या क्या टॉपिक्स हैं, यूनिट वाइज हैं, उसमें लिस्ट ऑफ बुक्स हैं बहुत सारी, 3-4 हैं, कोई भी आप ले सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कब कराओगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन लॉज में नहीं है, वो आपका डिस्काउंटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कैसे होता है पेंशन फंड का, वो एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको वो बता दिया। कॉन्ट्रीब्यूशन रिपीट करना है, साइंस सब कुछ रिपीट करवा रहे हो आप, तो एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आते हैं, आप पहले पढ़ना तो स्टार्ट करो। कंट्रीब्यूशन रिपीट करना, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डिफरेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। जहाँ पे इमीडिएट एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर का केस है वहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो एक एम्प्लॉयर है, ही इज़ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, जो हम इमीडिएट एम्प्लॉयर बोल रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं। कई बार होता है जैसे कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है, एमएनसी है जैसे, वो क्या करते हैं, मान लो एक फॉरेन कंपनी है, ओके, इंडिया में आई, उनका अब एक उनका एमएनसी का जो सीईओ है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया। अब क्या है, उन्होंने इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर भी अपनी अलग अलग कंपनीज बना दी। ठीक है, कि ये कंपनी इस डिपार्टमेंट के लिए, ये इस डिपार्टमेंट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए। वो छोटा सा एग्जांपल लो, एक ऑडिटिंग बॉडी है ईवाई, ठीक है, अर्नस्ट एंड यंग, दे आर एन ऑडिटिंग बॉडी। एमएनसी है वो ग्लोबल है, इंडिया में आए वो, उन्होंने एक ईवाई का उन्होंने कंपनी बनाई है। उसके अलावा ईवाई ने अलग अलग नाम से कंपनीज बना दी, कि कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, वो सभी ईवाई के ही एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयज कंपनी भी हायर कर रही है, उनका इमीडिएट एम्प्लॉयर वो कंपनी ए का उन्होंने जो हेड बनाया होगा वो होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा ईवाई। ठीक है, ऐसे हो रहा है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन ऐसे होती है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर के केस में होता है कि कोई भी बॉडी है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आपको हायर करके एम्प्लॉयज ला के देता है। ठीक है, कंपनी का टाई अप होता है, रिक्रूटर्स होते हैं, रिक्रूटमेंट बॉडीज, कुछ भी कह लो। ठीक है, उनके थ्रू ही एम्प्लॉयज आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे हमने ईपीएफ में भी पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन वो पे कर सकते हैं उनके लिए, वो कलेक्ट कर सकते हैं, वो सबमिट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सेम भी हो सकता है अगर एक ही सेटअप है तो, और अगर सब कॉन्ट्रैक्टर किसी और एम्प्लॉयर के थ्रू भी मेरी मेरी ही कंपनी के सब डिविजन्स के थ्रू आ रहे हैं, तो इमीडिएट एम्प्लॉयर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अलग हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं, अ लॉट ऑफ क्वेरीज आर कमिंग फॉर कंट्रीब्यूशंस। ओके, देखो कंट्रीब्यूशंस के लिए हमने बोला पहले है अमाउंट, एक तो इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयर देगा 4.75% ऑफ द वेजेस, एम्प्लॉई देगा
1.75% ऑफ द वेजेस। कहाँ जाएगा ये कॉन्ट्रीब्यूशन? ESI कॉर्पोरेशन ने एक सेटअप किया है फंड, ESI फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, ठीक है। ये सारे सबमिट होंगे। एग्जाम्पशन किसे मिल रही है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा जिनकी डेली वेजेस, मिनिमम गवर्नमेंट वेजेस जो थ्रेशोल्ड है उससे कम होगी। लेकिन उस केस में एम्प्लॉयर फिर भी देंगे, एम्प्लॉइज को नहीं देना है। इन जनरल रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है 4.75% एम्प्लॉयर देंगे, 1.75% एम्प्लॉइज देंगे। ये सारा पैसा एक ESI फंड में जाएगा। फंड को देखता कौन है? ESI कॉर्पोरेशन देखता है, ठीक है। अब और जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है, वो जो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से एडजस्ट करके दे देंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह के केस में होता था, ठीक है। अब क्या है, इसकी ड्यू कब होता है? ये हर महीने की सैलरी जो है उसके नेक्स्ट मंथ की 21st से पहले डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने का काम है एम्प्लॉयर का, ठीक है। 21st से पहले वो बैंक में जाके, जो भी बैंक्स हैं उनमें जाके वो डिपॉजिट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 12% का लग जाएगा अगर उन्होंने ड्यू डेट तक नहीं दिया, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड का क्या बोला है इन्होंने? गवर्नमेंट ने कहा 2 कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड्स बना रहे हैं 6-6 महीने के। एक बना दिया 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, एक 6 महीने का वो बना दिया सितंबर तक का, दूसरा बना दिया अक्टूबर से लेके मार्च तक का। साल को 2 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। अब बेनिफिट्स पीरियड, कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स पीरियड 1 जनवरी से लेके 30 जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यानी कि मान लो 2021 में 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो गया। इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट जो क्लेम कर सकते हैं वो 2022 का 1 जनवरी से लेके 30 जून होगा ऑफ द फॉलोइंग ईयर बोला है, ठीक है। सिमिलरली अक्टूबर से लेके मार्च तक नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड है। मार्च 2022 में खत्म हो जाएगा वो 6 महीने का पीरियड। अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 22 तक 6 महीने का दूसरा पीरियड है। तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट जो क्लेम कर सकते हैं वो होगा 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड्स। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज टू पे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन उनको दोनों का देना है। तो और वो चीज़ जो है वो एम्प्लॉय का जो 1.7% है वो उनकी वेजेस में से काट के दे सकते हैं। एम्प्लॉय की ड्यूटी नहीं है, एम्प्लॉय का ड्यूटी नहीं है, ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी है डिपॉजिट करवाना फंड में। और आपसे इमीडिएट एम्प्लॉयर वो मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप आप कॉन्ट्रीब्यूशंस क्लियर है। स्टैंडिंग कमिटी पूछा था किसी ने, या ESI कमिटी पूछ रहे थे? ESI कमिटी नहीं है कोई, ESI कॉर्पोरेशन है। ESI कॉर्पोरेशन एक सबसे सुप्रीम बॉडी है ESI स्कीम के अंडर। इसमें इतने सारे लोग अपॉइंट होते हैं 4-4 साल के लिए। ये क्या काम कर रहे हैं? ESI से रिलेटेड जो पूरा फंड बन रहा है उसको ओवरसी कर, ESI इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, ESI कॉर्पोरेशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। अब इनके गाइडलाइंस के अंडर जो रीजनल कमिटीज बनेंगी, मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी आएगी, वो सब इनके बाद है, ठीक है। हाईएस्ट अथॉरिटी ESI कॉर्पोरेशन की है। तो मेन देखो, स्टैंडिंग कमेटी और बेनिफिट्स काउंसिल के पावर्स में है वो ज्यादा सजेशंस देंगे, एडवाइजरी करेंगे, और जिस लोकल एरिया में वो है वो वहां का काम देखेंगे। बाकी एडवाइजरी किसको कर रहे हैं, वो सजेशंस किसको दे रहे हैं? वो ESI कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं। ESI कॉर्पोरेशन इज द पर्सन जो प्रमोट करेंगे मेजर्स, जो स्टाफ एम्प्लॉय कर रहे हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात ESI कॉर्पोरेशन के लिए हो रही थी, कमेटी के लिए नहीं हो रही है, स्टैंडिंग कमेटी के लिए, ठीक है। लोन्स लेने हैं, प्रोविडेंट फंड क्रिएट करने हैं, इंस्पेक्टर्स बनाने हैं। देखो इंस्पेक्टर्स जो लोकल लिमिट्स में बनेंगे ऐसा है कि वो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल या स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे। और जो बजट की प्रिपरेशन की सारी बात हो रही थी, बजट बनेगा, रिपोर्ट बनेंगी, ऑडिट होंगे, अकाउंट्स, वैल्यूएशन होगी एसेट्स और लाइबिलिटीज की। तो ये सारे जो देखो हाईएस्ट मोस्ट ब्रॉडली जो मोस्ट क्रूशियल काम है वो सारा ESI कॉर्पोरेशन का काम है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी क्या कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सारे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कॉर्पोरेशन में से कुछ लोग आएंगे। इट्स नॉट लाइक ये इंडिपेंडेंट कमेटी बन रही है, ठीक है। कॉर्पोरेशन में से कुछ लोग आएंगे, उनमें से कुछ का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ का अप्रूवल कॉर्पोरेशन देगी, ठीक है। इनकी पावर क्या है? एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेशन। जो पावर्स और ड्यूटीज कॉर्पोरेशन की हैं, स्टैंडिंग कमेटी वो काम कर सकती है, लेकिन अंडर द सुपरविजन जो सुपीरियर अथॉरिटी रहेगी वो कॉर्पोरेशन की रहेगी, वो कमेटी की नहीं है। तो और जो भी केसेस और मैटर्स आ रहे हैं जिनमें डिसीजन कौन ले रहा है? डिसीजन कॉर्पोरेशन ले रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? केस बना के उनको भेज रहे हैं, ठीक है।
मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल में ज्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज की दो दो तीन तीन है, बाकी सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, मेडिकल कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल हेल्थ, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल हेल्थ, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे मोस्टली। मोस्टली इनकी पावर्स और ड्यूटीज क्या है? काउंसिल एडवाइजरी कर रही है, देखो, एडवाइज द कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी ऑन मेडिकल बेनिफिट्स, जो पेपर वर्क है मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाने हैं वो क्या कर रहे हैं। एडिशनल ड्यूटीज में भी देखो एडवाइज ईएसआई कि लोकल बेनिफिट काउंसिल जो बनेगी उनको क्या काम करना होगा, और ये सब जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज के साथ काम होंगे वो कितने लेवल पे होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेशन मेजर्स अंडरटेक। अब देखो रेकमेंड, इनका टॉपिक का हेडिंग ही है रिकमेंड टू द ईएसआई कॉर्पोरेशन मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। ईएसआई का पावर्स एंड ड्यूटीज में देखो, प्रमोट मेजर्स फॉर मेडिकल बेनिफिट एंड हेल्थ वेलफेयर ऑफ इंश्योर्ड पीपल फॉर रिहैबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ लो, डिसीजन जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो ईएसआई कॉर्पोरेशन की है। मेडिकल काउंसिल का काम है, स्टैंडिंग कमेटी का काम है उनको सजेशंस देना, और अपने लोकल लेवल पे जो काम है वो करते रहना, ठीक है। और क्या डाउट्स हैं? आई होप कंट्रीब्यूशन और ये समझ में आ गया। पीपीटी शेयर तो हो रही है आपसे, शेयर ही तो कर रही हूँ स्क्रीन। और इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन टू द एम्प्लॉइज। ईएसआई कॉर्पोरेशन के बेनिफिट्स एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए वो काम कर रहे हैं। देखो उन्होंने बोला ना कि प्रमोट मेजर्स फॉर द हेल्थ एंड बेनिफिट्स फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड री-एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंश्योर्ड एम्प्लॉइज। तो अब किसी की इंजरी हो जाती है या डिसेबलमेंट हो गई है या इंश्योरेंस क्लेम करने हैं, जो भी काम करने हैं, डिसीजन सारे ईएसआई कॉर्पोरेशन लेगी। उनकी जो भी मेडिकल सर्टिफिकेशंस की बात हो रही है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब में क्या कर रहे हैं, वो लोकल बेनिफिट काउंसिल करेगा काम। पेपर वर्क पे अप्रूवल, डिसीजन, सब कुछ जो है ईएसआई कॉर्पोरेशन कर रहा है एम्प्लॉइज के लिए। तो उनका काम ही हुआ है कि ईएसआई फंड है एम्प्लॉइज में जिसका पैसा जा रहा है, एम्प्लॉयर का भी जा रहा है, एम्प्लॉइज का भी जा रहा है, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए जा रहा है? वो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जा रहा है। दे आर एडमिनिस्टरिंग द होल ईएसआई फंड, दे आर एडमिनिस्टरिंग द फंड, दे आर एडमिनिस्टरिंग ऑल द एक्टिविटीज, जो लोकल काउंसिल्स हैं और मेजर्स लेने हैं, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है, वो सारा चीज एम्प्लॉइज के लिए तो है। तो ईएसआई कॉर्पोरेशन बनाया ही उनके बेनिफिट के लिए उन्होंने। ओके, आपका जो पेंशन का क्वेरी है वो मैं नेक्स्ट टाइम लूंगी। पेंशन ये टॉपिक वाइंड अप नेक्स्ट क्लास में करने के बाद या नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में ले लूंगी मैं, ठीक है। पेंशन का आपका क्वेरी, ठीक है, आई विल रिमेंबर इट, आई विल टेक दिस क्वेरी लेटर। एनी अदर डाउट्स? All right, I hope class this part is clear to you now. We'll continue this topic in the next class.